प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर गरेवाल, संचालक SRV अकाउंट सॉल्यूशंस। आज का हमारा विषय रहेगा बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जब भी हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, या फिर कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में पेमेंट जमा कर देता है, या हम कस्टमर से मिला हुआ चेक बैंक में जमा कर देते हैं, या हम चेक इशू कर देते हैं, तो उन सब की डिटेल कहाँ होती है? हमारी बैंक स्टेटमेंट में होती है। वैसे तो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, पर जब हमें मैच करना हो कि हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, बैंक से हमारी ट्रांजैक्शन क्या हुई, किस डेटर ने कब कितना दिया, कई बार ऐसा होता है हम चेक दे के भूल जाते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं हमारे अकाउंट से जो विड्रॉल हुआ है वो किस क्रेडिटर के अकाउंट में गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अपनी मैच कर लेते हैं कैश बुक से और उसको एंटर करते हैं अपने टैली में या फिर आपका जो बीजी सॉफ्टवेयर है उसमें। अच्छा, ये सब सीखने से पहले ये तो बात हुई कि बैंक स्टेटमेंट में होता क्या क्या है, पर इसमें कुछ वर्ड आते हैं जो आप कहीं भी अकाउंटिंग सीखते हैं वहाँ सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट चढ़ानी तो बता देंगे कि ये डेबिट के आइटम है, ये विड्रॉल है, ये क्रेडिट की हैं, ये अपने डिपॉजिट्स हैं, बट उसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो आजकल डिजिटल बैंकिंग के वर्ड हैं, वो एक्चुअली आपको बताए ही नहीं जाते या बहुत कम लोग बताते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उनके ऊपर, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसमें एक वर्ड होता है आपका NEFT। इसका पूरा मीनिंग होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी बोल देता है कि ना मेरे अकाउंट में नेफ्ट करवा दो, तो वो आपकी 40 से 45 मिनट में अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके पीछे एक कारण है कि RBI का जो सर्वर है एक बैच ट्रांसफ़र लेके चलता है कि 1 मिनट में कितनी NEFT के लिए एप्लीकेशंस या रिक्वेस्ट आई हैं उसके पास, तो वो उनको एक बैच मान के चलता है और बैच वाइज ही ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है पेमेंट में, और NEFT में आप 2 लाख रुपए तक की पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, और बड़ी पेमेंट आपको इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करनी है। जो इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो उनके लिए कई बार आपकी बैंक स्टेटमेंट में लिखा होता है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है उसका देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, रियल टाइम मतलब जिस टाइम आपने ट्रांसफ़र किया उसी टाइम वो कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये तो है बड़े पेमेंट्स आपके जो 2 लाख से बड़े होते हैं। अब कुछ छोटी छोटी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं हम, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र करते हो, जिसको M बैंकिंग बोलते हो, आप अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर लेते हो डेबिट कार्ड नंबर डाल के और अपना पिन नंबर डाल के, तो उसको बोलते हैं IMPS। तो जो IMPS होता है आपका वो 25,000 से ज़्यादा का नहीं होता। ये छोटी छोटी पेमेंट जब भी कोई कस्टमर या क्लाइंट्स होते हैं बैंक के, वो इंस्टेंटली जैसे आप 5,000 किसी के पास भेजने, 500 रुपये भेजने हैं, 100 रुपये भेजने हैं, 200 भेजने हैं, तो आप किसके ज़रिए ट्रांसफ़र करते हो? IMPS के ज़रिए। वो 1 से 2 मिनट में, तो क्या 1 से 2 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके। उसी टाइम आपने यहाँ से क्लिक किया, अगले के अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र। और ये ऐसी सर्विस है आपकी 24/7, यानी 7 दिन 24 घंटे पूरा साल चलती रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एक अलग बात है कि किसी बैंक का सर्वर अंडर मेंटेनेंस हो तो वो कुछ सर्विसेज को 24 घंटे 48 घंटे के लिए कई बार रेयरली जब वो अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं तो वो उसको सस्पेंड कर देते हैं, बट आपका कंटिन्यू रहता है 24/7। फिर एक आता आपका UPI। तो UPI आपने सुना होगा, जैसे आजकल आप फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करते हो, एक नंबर रजिस्टर्ड होता है आपका, बैंक से भी लिंक्ड होता है वो। ऐसे ही आप अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो अकाउंट नंबर IFS की ज़रूरत पड़ती है। पर गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया, UPI जो पेमेंट सिस्टम है आपका, उसमें आप जैसे अपनी कोई ईमेल ID बनाते हैं वैसे ही आपकी एक ID बन जाती है और आपका वो ID उस पर रजिस्टर्ड हो जाता है, और जैसे ही ID रजिस्टर्ड होती है आप डायरेक्टली अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आइए बैंक स्टेटमेंट में लिखा हो तो हम कैसे पहचान करें। जैसे कई बार क्या होता है कि UPI और आगे कुछ नंबर भी दिए होते हैं उसमें, जहाँ भी आपका UPI लिखा होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली आप 99% ये मान के चलो कि जिसने आपके पास पेमेंट ट्रांसफ़र की उसका फ़ोन नंबर मेंशन होता है उसमें। नाम नहीं दिया हो कई बार तो आप उस फ़ोन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेमेंट किसने ट्रांसफ़र की है। कई बैंक ऐसे होते हैं जब आप
कि अकाउंट में कोई चेक लगाता है तो उस पार्टी का नाम भी मेंशन कर देते हैं, बट कई पार्टी का नाम मेंशन नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो किस बिल की कौन सी ट्रांजैक्शन है, किससे आई, उसमें कोई ना कोई जैसे ट्रांसफ़र किया स्टेशन नेम दिया होता है कई बार, जैसे केनरा बैंक से ट्रांसफ़र हुआ, केनरा आपका लिख देगा कि ये हैदराबाद से है, तो आप देख लो कि हमारे हैदराबाद में कौन सी पार्टी है। तो इस टाइप से ना आप कोडिंग दी होती है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमने किसी कस्टमर को दिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम डाल देता है बैंक, जैसे हमने किसी राज एंड कंपनी को दिया तो आरजे कंपनी लिख के छोड़ देगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेमेंट है आपके। तो हम आज आपको यही बताना चाहते थे कि ये कोडिंग क्या होती है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी। आगे हम बैंक रिकंसिलेशन के ऊपर जो चर्चा करेंगे उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए।